सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। जल्दी से शुरू करेंगे आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है इस साल अप्रैल में ही। तो क्यों ये गर्मी पड़ रही है, साइंटिफिक रीजंस इस गर्मी के क्या हैं, इस आर्टिकल में कवर्ड है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा दूँ ग्रामर और वोकैबलरी का। आर्टिकल पढ़ते हुए जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट, जितनी भी वोकैबलरी आएगी, सारी इस क्विज़ पे अप्लाई करनी है आपको, ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। क्लास के लास्ट में ये क्विज़ का सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। अभी क्लास को शुरू करेंगे, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है मरकरी राइजिंग। देखिए, राइज का मतलब होता है उछाल आना, किसी चीज़ में इंक्रीज होना। मरकरी का मतलब होता है पारा, जो थर्मोमीटर में पारा होता है ना, उसको बोलते हैं मरकरी। अब ये बताओ, थर्मोमीटर में अगर पारा चढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बहुत गर्मी है ना। तो मरकरी राइजिंग का मतलब भी यही है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन इंटेंस हीट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही तेज हीट की, गर्मी की इंडिया के कई पार्ट्स में, खास करके नॉर्दर्न पार्ट्स में। अब इस मरकरी नाम के वर्ड पे नज़र डालेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इस पे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। देखो, मरकरी को बोला जाता है क्विक सिल्वर। क्या बोला जाता है? क्विक सिल्वर। अब देखो क्यों बोला जाता है। मरकरी कुछ इस टाइप का होता है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है ना। और सिल्वर कलर का भी होता है। तो ये क्विक मतलब एकदम तेज़ी से बहने वाला, और सिल्वर मतलब सिल्वर के जैसा। तो इसको इसलिए बोल देते हैं क्विक सिल्वर। और दूसरा, ये रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी होता है, इसलिए मरकरी से एडजेक्टिव बनता है मर्क्यूरियल। हर चीज़ जो अनस्टेबल हो, जो चेंजेबल हो, मरकरी की तरह, उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। जैसे शी हैज़ अ मर्क्यूरियल मूड, उसका मूड जो है बड़ा चेंजेबल है, मर्क्यूरियल है। आई बात समझ में? मरकरी से वर्ड बना क्विक सिल्वर और मरकरी से वर्ड बना मर्क्यूरियल। क्विक सिल्वर का मतलब भी यही होता है जो चीज़ बहुत तेज़ी से बदलती हो, इरेटिक हो या फिकल हो। अगर आप क्विक सिल्वर नाम का वर्ड इंग्लिश में देख रहे हैं, इसका मतलब यही है किसी चीज़ के बदलने की बात की जा रही है बहुत तेज़ी से। तो ये दोनों वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा लेना। ये बने कैसे हैं आपको मैंने मरकरी से बता दिया। चलो अब बढ़ेंगे आगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है अपने को पता लगे। कह रहा है हीट वेव डेथ्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ डिजास्टर दैट अलाउज कंपनसेशन बाय द स्टेट। कह रहा है हीट वेव से होने वाली जो डेथ्स है ना, हीट वेव का मतलब होता है, देखो हीट मतलब गर्मी, वेव मतलब लहर, गर्मी की लहर। हिंदी में इसको बोलते हैं लू, या फिर बोल दो अब सन स्ट्रोक। कह रहा है गर्मी की लहर से होने वाली मौतें या लू से होने वाली जो डेथ्स हैं, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। और कैसा बर्ताव होना चाहिए उनके साथ? ट्रीट किया जाना चाहिए एक डिज़ास्टर की तरह, एक प्राकृतिक आपदा की तरह। और वो डिज़ास्टर जो अलाउ करता है हर जाने को, कंपेंसेशन को, रेस्टिट्यूशन को सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। आ गई बात समझ में? तो लू भी अपने आप में एक प्राकृतिक डिज़ास्टर है। जैसे आप साइक्लोन में, जैसे आप वाइल्ड फायर में लोगों को कंपेंसेशन देते हो, उसी तरीके से लू से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को भी हर्जाना मिलना चाहिए। डेथ्स की वर्ब है मस्ट बी ट्रीटेड, दैट की वर्ब है अलाउस। दैट आया डिजास्टर के लिए। सिंगुलर नाउन को अपना एंटीसीडेंट बनाया है इस रिलेटिव प्रोनाउन दैट ने, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना, रेस्टिट्यूशन, रेपरेशन। इस वर्ड को भी डिटेल में देखेंगे। हीट वेव मैंने आपको बता दिया, गर्मी की लहर, लू या सन स्ट्रोक। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की वोकैब की तरफ, ताकि पूरे आर्टिकल को स्मूथली पढ़ते जाएं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर बेसिक से ही इंग्लिश सीखना आपका ऑब्जेक्टिव है, इस चैनल पे अपने रोज़ बिल्कुल बेसिक से हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही ऐड करना चाहूँगा, अपनी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वाईटी एप्लीकेशन पे। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके डाउनलोड करो। सारे मेरे कोर्सेज आपको ऐप पे मिल जाएंगे, जो मैं खुद बनाता हूँ, खुद ही आपको पढ़ाता हूँ। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखा रहा हूँ। हज़ारों लोग सीख भी चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले सकते हो। इंग्लिश में कैसे लिखना है, इस कोर्स में बेसिक्स के एडवांस तक हम कवर करते हैं। कोर्स पे अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, ईद पे 475 में मिल रहा है।
इसी के साथ साथ बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। बैंकिंग के सारे एग्जाम्स का इंग्लिश का सिलेबस इसमें कवर करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, क्लरिकल और पीओ। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 450 में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, अभी अभी लॉन्च किया है। सारे एसएससी एग्जाम्स का प्रीलिम्स मेंस इसमें आ जाएगा। अभी मेंस है ना आपके नज़दीक, फ़ायदा ले सकते हो आप कोर्सेज़ का। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करो। साथ ही ऐप पे पेड के साथ में बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। चलो आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। रोज़ अपडेट होती है, 500 से 600 वर्ड्स इसमें हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, और सारे वर्ड्स को अपन डिटेल में कर चुके हैं। अगर क्लास आप 1-1.5 महीना रेगुलर रखते हो तो सारे वर्ड्स आपके रिपीट हो जाएंगे। सिर्फ रेगुलरिटी की कमी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो। क्लास आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, जाके डाउनलोड करो, वहाँ रखी हुई है। ये वाला शीट जो है ना, वहाँ से मिल जाएगा आपको। आज के वर्ड्स हैं मर्क्यूरियल, अंडरपिन, फॉर वांट ऑफ, फिर एक हमारे पास वर्ड है रिकम्पेंस, पहले कर चुके हैं। फिर एक फ्रेजल वर्ब है नहीं, ब्रेस फॉर। सबको देखें क्या करके। देखो ये मर्क्यूरियल अभी करवाया मैंने आपको वर्ड, वो चीज़ जो बहुत तेज़ी से बदलती हो, मरकरी से बना हुआ वर्ड है मर्क्यूरियल। मरकरी नाउन से बना हुआ वर्ड है, मर्क्यूरियल नाम का एडजेक्टिव है ना, चेंजेबल हो। फैशन डिज़ाइनिंग इज अ मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग जो है एक बहुत ही चेंजेबल मर्क्यूरियल सा बिजनेस है, कभी भी फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है ना। अब इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मरकरी सिल्वर जैसी दिखती है और क्विक है। क्विक मतलब लिक्विड के जैसी है। इरेटिक, फिकल और अनप्रेडिक्टेबल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में आएगा तो नहीं, पर मरकरी वर्ड आया ना, उसी से हमने मर्क्यूरियल वर्ड जो है बना करके देख लिया। फिर एक वर्ड है अंडरपिन। इसका मतलब होता है किसी को अंडर, नीचे से पिन करना। पिन का मतलब होता है सहारा देना। अंडरपिन का मतलब भी होता है किसी को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना। अब इसके सिनोनिम क्या है नीचे से सपोर्ट करने के? कैसा सपोर्ट कि कोई चीज़ गिरे नहीं, है ना, इस टाइप का सपोर्ट करना कि वो गिरे नहीं। इसके सारे सिनोनिम्स होते हैं अंडरगर्ड, कोरॉबोरेट, बोल्स्टर एंड शोर अप। अब ये वर्ड्स बार बार आप आर्टिकल्स में देखते हो, ये चारों ही वर्ड्स आपने बार बार देखे होंगे, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बोल्स्टर नाम का वर्ड आज के आर्टिकल में आप देखने वाले हैं, किसी को सपोर्ट करना इस तरीके से कि वो नीचे से गिरे नहीं। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर ने प्रेजेंट किया एक विटनेस को, एक गवाह को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी दलीलों को सपोर्ट करवाने के लिए, अंडरपिन, बोल्स्टर या अंडरगर्ड करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए। ठीक है। फिर एक फ्रेज है फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। हिंदी भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना होने की वजह से। फॉर वांट ऑफ मतलब ना होने की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। द कार वॉज यूजलेस फॉर वांट ऑफ डीजल। कार जो थी वो यूजलेस थी, बेकार थी, डीजल ना होने की वजह से। आई ना बात समझ में? ऐसे फॉर वांट ऑफ नाम के फ्रेज को अपने यूज़ करते हैं। इसको डिवॉइड ऑफ भी बोल सकते हैं। डिवॉइड ऑफ का मतलब भी होता है वंचित, किसी वजह से, किसी चीज़ के ना होने की स्टेट कहलाती है डिवॉइड ऑफ होना। चलो एक वर्ड है रिकम्पेंस। ये वर्ड बना है कंपेंसेशन से। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना। इसको रेपरेशन और रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हर्जाना क्या होता है? आपने किसी का नुकसान किया, फिर उसकी भरपाई कर दी, आपने रिपेयर कर दिया, रिपेयर से ही रेपरेशन नाम का वर्ड बना दिया। आई बात समझ में? नुकसान किया, फिर रिपेयर किया नुकसान को, तो रेपरेशन दिया, हर्जाना आपने उसको दिया। और जब किसी को हर्जाना देते हो तो आप उस इंसान को रेस्ट देते हो, आराम देते हो, उसका नुकसान कम कर देते हो, तो रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको वर्ब फॉर्म में बोलते हैं टू मेक अमेंड्स, किसी से झगड़ा सुलझाना, मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को रिकम्पेंस करना पड़ेगा, एयरलाइन को कंपेंसेशन, हर्जाना देना पड़ेगा पैसेंजर्स को फ़्लाइट को कैंसिल करने के लिए। तो ये रिकम्पेंस एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। कंपेंसेशन इसका सिनोनिम है जो आप आज आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपना ब्रेस फॉर। ये ब्रेस फॉर वर्ड कैसे पकड़ोगे आप? ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ से लिपट जाना, कस के, और ब्रेस फॉर का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बस में जा रहे हो, बस में अचानक से आपने देखा कि ड्राइवर के आगे कोई गाड़ी आ गई, ड्राइवर का पता आपको ब्रेक लगाएगा, तो आपने कस के किसी सीट को पकड़ लिया। आप खड़े थे लेकिन आपने कस के किसी चीज़ को पकड़ लिया, तो आपने ब्रेस फॉर किया, पकड़ा किसी चीज़ को, जकड़ा। और क्यों पकड़ा? किसी अनप्लेजेंट चीज़ के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए। आई ना बात समझ में? तो ब्रेस फॉर का मतलब ही होता है तैयारी करना किसी गलत काम, किसी गलत चीज़ की, गलत चीज़ से बचने की, है ना, कोई गलत चीज़ जो आपके साथ होने वाली है। जैसे सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रेसिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं इम्पैक्ट के लिए, असर के लिए, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के।
तो ब्रेस फॉर मतलब गेट रेडी फॉर, किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना, किसी ख़राब चीज़ के लिए, ताकि आप उसको सह पाएँ, ब्रेस फॉर करना। चलिए 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। अब इनके बाद इन वर्ड्स में कुछ नहीं रह गया, आज के आर्टिकल में इस्तेमाल होंगे। जल्दी से आ जाओ अपनी जो है समरी पे, आर्टिकल किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत तेज़ी से आप हीट वेव्स देख रहे हो, लू देख रहे हो अप्रैल के महीने में। ऐसी गर्मी, ऐसी लू जनरली मई में या जून में पड़ती है, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। सबसे पहले साइंटिफिकली आपको बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से, कौन सी हवा किस वजह से नहीं चली जिसकी वजह से इतनी गर्मी इस साल पड़ी। दूसरा ये आपको बताएगा कि ये गर्मी जो है एक प्राकृतिक डिज़ास्टर है, नेचुरल जो है आपदा है, इसको सरकार को एक नेचुरल डिज़ास्टर समझ के ही हीट वेव के डेथ वाले जो केसेस हैं उनमें थोड़ा हर्जाना देना चाहिए। तो आज की टोन हो सकती है एनालिटिकल और सजेस्टिंग। पहले कर रहा है एनालाइज गर्मी क्यों हो रही है, साथ में कर रहा है सजेस्ट कि गर्मी होने पे सरकार को क्या करना चाहिए। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है इंडिया हैज़ बिन इन द ग्रिप ऑफ व्हाट सीम्स लाइक एन इटर्निटी ऑफ हीट वेव्स। कहानी की तरह पढ़ना आर्टिकल, स्टोरी बना करके, एकदम आपकी जो है ना दिमाग में चलनी चाहिए सारी स्टोरी। कह रहे इंडिया रहा है, इंडिया हैज़ बिन, और कहाँ पे रहा भाई, ग्रिप में रहा है, पकड़ में रहा है। इन द ग्रिप ऑफ मतलब किसी की पकड़ में। अच्छा किसकी पकड़ में भाई, ऐसी एक चीज़ की जो दिखाई देती है, सीम्स होती है एक इटर्निटी की तरह। इटर्निटी मतलब फॉरएवरनेस, एंडलेसनेस, किसी चीज़ का हमेशा से चलते ही रहना, परमानेंटली। कह रहा है इंडिया रहा है पकड़ में एक ऐसी चीज़ के, वट के, जो दिखाई देती है एक इटर्निटी की तरह, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़, और ये चीज़ है हीट वेव्स की, यानी कि लू की। तो लगता है इंडिया जो है कभी ना ख़त्म होने वाली लू के चपेट में आ चुका है, और दिखाई दे रहा है कि कभी से उसकी ग्रिप में है, पिछले 1-2 महीनों से। इंडिया की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वट की वर्ब है सीम्स। इटर्निटी का मतलब होता है फॉरएवरनेस, एंडलेसनेस, किसी चीज़ का हमेशा चलते रहना। हीट वेव या फिर सन स्ट्रोक, दोनों का मतलब है गर्मी, है ना, गर्मी यानी लू। इन द ग्रिप ऑफ मतलब किसी चीज़ की पकड़ में। आगे बढ़ते हैं, इसको इन द ग्रास्प ऑफ भी बोलते हैं। इन द ग्रिप ऑफ और इन द ग्रास्प ऑफ एक ही बात है। चलो अब एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लूँगा, वैसे वो कॉन्सेप्ट करवा नहीं रहा हूँ आज मैं। यहाँ पे वट की जगह विच, हु या दैट, वट की जगह विच, हु या दैट, तीनों में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं आया। वट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आप जानते हो, बेसिक्स में कर चुके हो, है ना। वट की जगह पे ही, हु, विच या दैट, तीनों में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं लगा सकते। कमेंट्स में डालना जिनको आता है, और जिनको नहीं आता कमेंट्स में जाके पढ़ना। जिनका सही होता है मैं हार्ट दे देता हूँ कमेंट को, ताकि आपको पता लगे। कह रहा है अप्रैल टेम्परेचर्स ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया आर द हाईएस्ट इन 122 ईयर्स। अप्रैल में जो टेम्परेचर्स हैं नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में आज तक में सबसे ज़्यादा है पिछले 122 साल में। तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हमने 150 साल के इस साल की गर्मी से। टेम्परेचर्स की वर्ब है आर, द हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। आगे बढ़े। कह रहे ड्यूरिंग अप्रैल 1 to 28 द एवरेज मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज 35.9 डिग्री सेल्सियस एंड द सेम ओवर सेंट्रल इंडिया वॉज 37.78 जो है डिग्री सेल्सियस। तो ये है पिछले 122 साल का रिकॉर्ड टूटना। अप्रैल 1 से अप्रैल 28 के बीच में एवरेज मैक्सिमम मंथली टेम्परेचर जो था पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, एवरेज और मैक्सिमम, वो था 35 डिग्री, और पूरा का पूरा जो था यही वाला सेम सेंट्रल इंडिया में एमपी की तरफ 37.78 डिग्री सेल्सियस। तो पूरी कहानी बता रहा है आपको, है ना, कैसे जो है गर्मी की ग्रिप में है पूरा भारत नॉर्थ वाला, और कैसे 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आगे कह रहे ये सब्जेक्ट वर्ब देख लेना। टेम्परेचर की वर्ब है वॉज और द सेम की वर्ब है वॉज, सेम आया अगेन टेम्परेचर के लिए। कह रहे दीज एवरेजेस बिलाई मेजरमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजनल लेवल वेयर सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र हैव सीन टेम्परेचर्स इंच टुवर्ड्स द मिड 40s एंड ब्रीच नॉर्मल्स। कह रहे ये जो एवरेजेस आप देख रहे हो, ये 35 डिग्री 37 डिग्री, ये एवरेजेस बिलाई करती हैं, पूरे तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, पूरे तरीके से मिस रिप्रेजेंट करती हैं सारे उन मेजरमेंट्स को जो आए हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे, तालुका लेवल पे, और कहाँ पे, बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के, इन्होंने देख चुके हैं ये सारे के सारे पार्ट्स, ऐसे टेम्परेचर्स को जो इंच टुवर्ड्स कर रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं मिड 40s की तरफ। मिड 40s का मतलब है
42, 44, 45, 46। और ब्रीच करने की तरफ नॉर्मल्स को नॉर्मल्स के पार जाने की तरफ। ब्रीच का मतलब होता है बियॉन्ड जाना, उल्लंघन करना, वॉयलेट करना। तो ये 35 और 37 डिग्री देख करके ये मत सोचो कि कुछ नहीं हुआ, ये सारी एवरेजेस झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? क्योंकि कई सारे पार्ट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र के, गुजरात के और हरियाणा के, पंजाब के जो टेम्परेचर है वो तो 45 तक पहुंच चुका है अप्रैल के महीने में ही। तो ये हुआ इस साल, है ना। एवरेजेस की वर्ब है बिलाई। बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। लाई मतलब झूठ, बी मतलब होना, किसी चीज़ का झूठ हो जाना। कैसे? जब आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मिस रिप्रेजेंट करेंगे, तब आप उसको बिलाई करेंगे, है ना। ऐसे वर्ड बना हुआ है, किसी चीज़ को झुठलाना या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो ये एवरेजेस पूरे तरीके से विरोधाभास में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। सेवरल पार्ट्स की वर्ब है हैव सीन। चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अभी आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, धीमे धीमे थोड़ा अपना फ्लो बनाओ, फिर उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। इंच टुवर्ड का मतलब होता है इंच इंच करके आगे बढ़ना, धीमे धीमे आगे बढ़ना। कह रहा देयर इज लिटिल रिस्पाइट एक्सपेक्टेड इन मे विच इज एनी वे द हॉटेस्ट मंथ, दो द IMD Indian Meteorological Department says that while North and West India will continue to sizzle on expected lines and must likely brace for more heat waves, the rest of country is unlikely to see the levels of March and April. अब कह रहा है कि ये तो हो रहा है नॉर्थ में, बाकी जगह क्या? और नॉर्थ में भी कब कब होएगा, कब तक होगा? कह रहा है देयर इज लिटिल रिस्पाइट। रिस्पाइट वर्ड का मीनिंग आज मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। रिस्पाइट का मतलब होता है छोटी सी राहत। कह रहा है ना के बराबरी राहत हमें एक्सपेक्टेड है मई के महीने में भी। तो जो अप्रैल में हुआ ना, मई में भी इसका आपने अप्रैल में देखा है ट्रेलर, मई में इसकी पूरी मूवी जो है फिल्म देखने वाले हो, तो कोई भी राहत मई के महीने में एक्सपेक्टेड नहीं है। अब कह रहा है कैसे? कह रहा है मई का वो महीना जो एनीवे हॉटेस्ट महीना होता है, सबसे गर्म महीना होता है। तो अभी तो मई बाकी है, सबसे गर्म वाला महीना। कह रहा है हालांकि जो IMD है ना, जो मौसम विभाग है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि जहाँ नॉर्थ और वेस्ट इंडिया वो जारी रहेंगे उबलना, सिजल करना। सिजल का मतलब होता है उबाल खाना। नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया जारी रहेंगे उबलना इसी तरीके की एक्सपेक्टेड लाइंस पे, जैसा हमें एक्सपेक्टेशन है। और कह रहे जहाँ इनको मस्ट जरूर ही ब्रेस फॉर भी करना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और ज़्यादा लू के लिए, हीट की वेव्स के लिए। कह रहा है हालांकि ऐसा IMD का कहना है, वहीं उसका ये भी कहना है कि बाकी का जो इंडिया है ना, द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो अनलाइकली है, वो ज़्यादा लाइकली नहीं है कि वो सी करेगा ऐसे लेवल्स को जो मार्च और अप्रैल में आपने देखे हैं। आई बात समझ में? तो कह रहा है राहत तो बिल्कुल नहीं आने वाली मई में, क्योंकि मई तो वैसे भी सबसे गर्म महीना होता है, तो कैसे राहत आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। कह रहा हालांकि IMD ने ये कह दिया है, कहता आ रहा है वो, कि इंडिया जो है ना, नॉर्थ वाला और वेस्ट वाला, वो जारी रहेगा कि वो ऐसे ही उबलने वाला है इसी तरीके से जैसी आपको आशा है। और इसको तैयार भी हो जाना चाहिए कि वो कंटिन्यू, कि वो ब्रेस फॉर करे, तैयार हो जाए और ज़्यादा गर्मी के लिए। वहीं बाकी का इंडिया है ना, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अनलाइकली है कि वो मार्च या अप्रैल का जो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा मई के अंदर। तो आई बात समझ में? सेंटेंस लंबा है लेकिन आसानी से हमने पीस बाय पीस करके पढ़ लिया। रिस्पाइट की वर्ब है इज, क्लोज शुरू हुआ देर से, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है। इस वर्ब का देर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, है ना। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, एक नेगेटिव क्वांटिटी को बताता है लिटिल। एक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाला डिस्पाइट जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी आशा है मई में। विच की वर्ब है इज, विच आया मई के लिए, मई के महीने के लिए आया विच। IMD की वर्ब है सेज, सरकारी संस्था है इसलिए आगे द लगा हुआ है, द IMD, आई बड़ा, एम बड़ा, डी बड़ा, है ना, प्रॉपर नाउन है। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की वर्ब है विल कंटिन्यू, और दूसरी वर्ब है इनकी मस्ट ब्रेस फॉर। तो विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करेंगे और इनको तैयार भी हो जाना चाहिए। ब्रेस फॉर आप जानते हैं ना, बस जो है जब लगने वाली होती है तो आप ब्रेस करते हो, चीज़ों को पकड़ते हो, तैयार हो जाते हो किसी अनप्लेजेंट चीज़ के लिए। कंट्री की वर्ब है, रेस्ट ऑफ द कंट्री की वर्ब है इज। चलिए, सिजल का मतलब क्या होता है? बहुत ही गर्म हो जाना, उबल जाना, बॉयल हो जाना, स्कॉर्च हो जाना। इसी से ही एक जो है इटालियन डिश बनती है सिजलिंग, सिजलर, है ना। मैंने तो खाई नहीं है पर मैंने सुना बहुत है, आपने अगर खाई हो तो बताना। ऐसी कुछ डिश होती है सिजलर, एकदम गरम गरम आती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि उसमें छोटे छोटे पटाखे बज रहे होते हैं ना, मतलब वो समझ गए ना, बहुत गर्म खाती है ना कोई चीज़, उबाल खाती है। तो सिजलर नाम का वर्ड जो है एक डिश होती है, इटालियन डिश, बहुत गर्म डिश को बोलते हैं। चलो, उस डिश से इस वर्ड को कनेक्ट कर लो, सिजल मतलब बहुत गर्म होना। कह रहा है अ हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर
is over 40 डिग्री सेल्सियस एंड एटलीस्ट 4.5 नॉचेस अबव नॉर्मल। कह रहा है हीट वेव जो है वो डिक्लेयर की जाती है, हीट वेव समझ गए ना, गर्मी की लू की डिक्लेरेशन तब हो जाती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री से ज़्यादा होता है और कम से कम 5.5 4.5 नॉचेज अबव होता है नॉर्मल के। तो 4.5 नॉचेज का कोई मेजरमेंट होगा वो अपने को पता नहीं है, नॉच का मतलब होता है लेवल। तो नॉर्मल से 4.5 लेवल ऊपर या 40 डिग्री ज़्यादा हो, 40 डिग्री से ऊपर हो टेम्परेचर, है ना, तो तब अब जो है हीट वेव को अपने जो है डिक्लेयर कर देते हैं। हीट वेव की वर्ब इज डिक्लेयर्ड पैसिव में, मैक्सिमम टेम्परेचर की वर्ब इज। कह रहा है सीवियर हीट वेव इज डिक्लेयर्ड इफ द टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द IMD। तो हीट वेव कब बोलता है IMD? जब ऐसा होता है नॉर्मल से 4.5 डिग्री ऊपर। और हीट वेव सीवियर जब हीट वेव तब डिक्लेयर होती है जब डिपार्चर आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है, और किससे? फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर से मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस IMD के हिसाब से। तो ऐसे हीट वेव और सीवियर हीट वेव को IMD जो है डिक्लेयर करता है। डिपार्चर फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से डिफरेंस आना, है ना, किसी चीज़ से डिपार्चर का मतलब भी होता है प्रस्थान, कहीं चले जाना, डिपार्ट कर देना। तो नॉर्मल से जब टेम्परेचर डिपार्ट कर जाता है, प्रस्थान कर जाता है इतना आगे, तब हीट वेव सीवियर हो जाती है। कह रहे द प्रॉक्सिमेट कॉजेज फॉर द सीरिंग हीट आर ऑन द एब्सेंस ऑफ आर एन एब्सेंस ऑफ रेन बेरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग रेन फ्रॉम द मेडिटेरियन ओवर नॉर्दर्न इंडिया। कह रहे जो प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं, जो कारण हैं जो बिल्कुल नज़दीकी हैं, प्रॉक्सिमेट मतलब क्लोजेस्ट, इमीडिएट, सबसे नज़दीकी जो कारण है इस झुलसा देने वाली गर्मी के, सीरिंग हीट के। सीरिंग, सिजलिंग, स्कॉचिंग सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना। सिजल करना मतलब झुलसा देना। तो ये जो झुलसाने वाली हीट जो गर्मी है, इसके सबसे नज़दीकी जो कारण है वो है ना मौजूदगी, यानी कि एब्सेंस ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो रेन बेरिंग होते हैं, बरसात को बेयर करने वाले, बरसात को साथ में लेने वाली वेस्टर्न हवाओं की कमी की वजह से, डिस्टर्बेंसेस की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। और इनको आप ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी बोल सकते हो। और ये वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जो लेकर के आते हैं बरसात को, और कहाँ से? मेडिटेरेनियन सी से, और किसके ऊपर? नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर। तो ये रीजन है सारा का सारा, है ना। इस साल गर्मी इसलिए पड़ी है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अल नीनो फिनो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बरसात नहीं हो रही है, कोई ट्रॉपिकल स्टॉर्म नहीं आ रहा है और गर्मी लू बढ़ती जा रही है। कॉजेज की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है ब्रिंग। दैट आया है स्टॉर्म्स के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन का अगर एंटोनिम जो है प्लूरल होगा तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी, इसीलिए दैट की वर्ब है ब्रिंग। ठीक है। प्रॉक्सिमेट मतलब बिल्कुल नज़दीक वाला। प्रॉक्सिमिटी वर्ड से ही प्रॉक्सिमेट नाम का एडजेक्टिव बना है। प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी, है ना, और प्रॉक्सिमेट मतलब नज़दीक। चलिए, सीरिंग, स्कॉचिंग, सिजलिंग, झुलसा देने वाली चीज़ को बोलते हैं, सारे के सारे वर्ड्स हैं झुलसाने वाली गर्मी के। कह रहे कूल टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक और ला नीना दैट नॉर्मली एड रेन इन इंडिया टू हैव फेल्ड टू बॉल्स्टर रेनफॉल दिस ईयर। कह रहे ठंडे टेम्परेचर जो हैं सेंट्रल पैसिफिक से, जिनको ला नीना भी बोलते हैं, जो जनरली नॉर्मली एड करते हैं हवा जो है रेन को, बरसात को भारत में। कह रहे ये टेम्परेचर्स भी फेल हो गए इस साल बॉल्स्टर करने में, सपोर्ट करने में, अंडरपिन या अंडरगर्ड करने में बरसात को इस साल। तो ये टेम्परेचर्स भी इस साल जो है ना ज़्यादा हमें हेल्प नहीं कर पाए, इन्हीं की वजह से बरसात इंडिया में होती है, लेकिन इस साल नहीं हो रही। ला नीना इनका नाम है। टेम्परेचर्स की वर्ब है एट, अच्छा टेम्परेचर्स की वर्ब है हैव फेल्ड। दैट की वर्ब है एड। दैट आया है कूल टेम्परेचर्स के लिए। अच्छा, और कुछ देखने वाला है? ला नीना इनका नाम है। द लगाया सेंट्रल पैसिफिक के आगे, पैसिफिक एक ओशियन का नाम है, ओशियंस के नाम के आगे हमेशा द लगाते हैं। सागर, महासागर, नदी, है ना, इनके नाम के आगे द हमेशा लगता है। बोल्स्टर, अंडरगर्ड, सपोर्ट, कोरोबोरेट सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कह रहा दिस इज़ एन अनयूजुअल अकरेंस। कह रहा ये जो पूरी घटनाएं हो रही है ना इस साल, 122 सालों में इतनी गर्मी पड़ी है पहली बार, ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र सी घटना है, अनयूजुअल अकरेंस है। अकरेंस का मतलब होता है घटना, है ना, हैपनिंग। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा भारत को करना क्या चाहिए और IMD के लिए क्या क्या इसकी फोरकास्ट है ना, IMD को कैसे फोरकास्ट करना चाहिए मॉनसून को। अकरेंस नाम के वर्ड को देख लेना, इसकी स्पेलिंग को एक बार लिख के देख लो, अगर लिख के देख सको तो। स्पेलिंग इसकी जब भी आएगी ना आपको कंफ्यूज करेगी। पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन ये होगी कि डबल R लगाऊं या डबल C लगाऊं, तो डबल C भी आएगा और डबल R भी आएगा। और दूसरी आपको दिक्कत ये होगी कि इसमें E लगेगा या A लगेगा, यहाँ लगेगा E। अकरेंस नाम की वर्ड पे स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। कह रहे डिस्पाइट 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्मिंग इन अप्रैल
नन वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेन एंड डिप्रेस टेम्परेचर्स। कह रहे बावजूद, डिस्पाइट 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के जो फॉर्म हुई हैं अप्रैल में, या जो फॉर्म होने वाली है अप्रैल में, कह रहे बावजूद इनके, डिस्पाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थी, कोई भी डिस्टर्बेंस इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ब्रिंग करे बहुत ज़्यादा बरसात को और डिप्रेस कर दे टेम्परेचर्स को, कम ले आए तापमान में जो है गर्मी में। नन की वर्ब है वॉज। नन की वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन सिंगुलर वर्ब को प्रीफर किया जाता है। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों का मतलब है बावजूद। कई बार कर चुके हैं ना इस कॉन्सेप्ट को। याद क्या रखना होता है इनके बाद? याद ये रखना होता है कि इन स्पाइट के बाद में ऑफ आएगा, लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ कभी भी नहीं आता। तीनों का मतलब है बावजूद। एक और वर्ड है इनसे मिलता जुलता, पर आप उसको कंफ्यूज मत करना इनके साथ, वो वर्ड है रादर देन। रादर देन, रादर देन का मतलब होता है बावजूद नहीं, बजाय, है ना। तो बजाय की जगह तो रादर देन यूज़ करना है, और इनकी जगह जब बावजूद की बात हो तो इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करना है। आपस में कंफ्यूज इनको नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ करवा दें, एक पीछे भी छोड़ के आए हैं, पहले पीछे वाला कर लो, फिर इधर वाले पे आ जाना। आप देख रहे हो यहाँ पे, गुजरात महाराष्ट्र हैव सीन टेम्परेचर्स इंच टूवर्ड्स। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है इंच टूवर्ड्स वाला? ये इंच टूवर्ड्स एक बेस फॉर्म है वर्ड की। देखो यहाँ भी इंच टूवर्ड्स और यहाँ भी ब्रीच। तो ये बेस फॉर्म वर्ब की कैसे यूज़ की गई है? ब्रीचिंग, ब्रीच्ड ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? इंचिंग टूवर्ड्स ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? चलो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। ये सारी वर्ब्स है ना, सी, लुक, लिसन, हियर और फील। देखना, देखना, सुनना, सुनना और महसूस करना, इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म भी आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। फ़र्क क्या है दोनों में? बेस फॉर्म का मतलब है जिस भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ कर रहे हो उनके बाद पूरा एक्शन यहाँ पे प्रिसीव किया गया है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है पार्शियल एक्शन को आपने प्रिसीव किया है, पूरे एक्शन को नहीं किया। जैसे वाइल पासिंग बाय हर रूम आई सॉ द लिटिल गर्ल स्लीप या स्लीपिंग। उसके रूम के पास से गुजरते हुए मैंने छोटी बच्ची को सोते हुए देखा। आई सॉ द लिटिल गर्ल स्लीप या स्लीपिंग। अब देखो ये दोनों ही ठीक हैं, पर दोनों का मीनिंग अलग है। आपने वर्ब ऑफ परसेप्शन को यूज़ किया सॉ को, किसको देखा? छोटी बच्ची को देखा, सॉ द लिटिल गर्ल। अब इसके बाद में जब स्लीप लिख रहे हो ना, स्लीप, इसका मतलब क्या है? आपने उसको सोने के एक्शन में देखा कि वो पहले उठी, फिर उसने अपना बेड बनाया, बेड में लेटी, फिर आंखें बंद की, फिर वो सोई, फिर जब वो खराटे मारने लगी तब आपने बोला कि आई सॉ हर स्लीप। पूरा एक्शन आपने परसीव किया। लेकिन जब स्लीपिंग देख रहे हो ना, स्लीपिंग, इसका मतलब क्या है? कब उसने सोना शुरू किया मुझे नहीं पता, बस मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने उसको सोते हुए देखा। आई बात समझ में? बस मैंने देखा उसको, वो सो रही थी। कब सोना शुरू किया था, कब नहीं किया था, इस बात से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कब की बात है, कब एक्शन शुरू हुआ था। तो पूरा एक्शन देखोगे तो आप यूज़ करोगे बेस फॉर्म को, और पार्शियल एक्शन देखोगे तब यूज़ करोगे इन वर्ड्स के बाद में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, पर कॉन्सेप्ट बड़ा जो है मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे डिड यू हियर हिम सिंग या सिंगिंग लास्ट नाइट। क्या आपने उसको गाना गाते हुए सुना पिछली रात को? सिंग का मतलब है क्या पूरा गाना सुना, और सिंगिंग का मतलब है क्या थोड़ा भी गाना सुना। आई बात समझ में? सिंगिंग का मतलब है भाई मैं वह रात में बैठा था, या मैं आ रहा था, जा रहा था, तो मैं उसको देखा कि वो गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहा था मैंने थोड़ा सा सुना। लेकिन सिंग का मतलब है जब उसने गाना गाना शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया, पूरा एक्शन आपने परसीव किया। तो इन सारी वर्ड्स के बाद में इस तरीके से आपको वर्ड्स को यूज़ करना होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म या बेस फॉर्म को। तो ये ध्यान कर लेना। इसीलिए टेम्परेचर्स को हमने इंच टूवर्ड होते हुए देखा है, धीमे धीमे पूरे एक्शन को हमने परसीव किया है। चलो आ जाओ। ये कन्फ्यूजन होती है इस कॉन्सेप्ट में बहुत लोगों को कि सर क्या लगाना है। दोनों ही सही है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। अब ये स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट भी कर लो, ये भी फटाफट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन के तो पहले आता है एडजेक्टिव बन के, और एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब बन के। अगर सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो एडजेक्टिव के बाद, तो एडजेक्टिव के बाद ही लगाना है, लेकिन नाउन से इसको लगाना है पहले। इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। देयर आर्ट जॉब्स इनफ। जॉब्स जो है इनफ नहीं है, नौकरियां काफ़ी नहीं है। इनफ किसके बाद में आया? जॉब्स नाम के नाउन के बाद। नाउन के बाद में इनफ को नहीं रखा जा सकता। आप क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और जॉब्स के पहले रख देंगे। तो देयर आर्ट इनफ जॉब्स, आपको ऐसा बोलना चाहिए। आ गई बात समझ में? यहाँ देखो, द जॉब्स वर नॉट गुड इनफ या इनफ गुड। जॉब्स जो थी वो अच्छी नहीं थी, काफ़ी अच्छी नहीं थी, है ना, इनफ गुड नहीं थी।
गुड नाम के एडजेक्टिव के लिए आपने इनफ नाम की एडवर्ब को यूज़ किया है, अब ये पहले नहीं हो सकती, अब इसको बाद में करना पड़ेगा। गुड एडजेक्टिव है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे इनफ को गुड के हिसाब से एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के बाद जो है इनफ एडवर्ब को आपको रखना पड़ेगा। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, अगर इनफ के पास कोई फ्रेज हो, इनफ फॉर अस, इनफ टू डू दिस, है ना, तो उस फ्रेज को नाउन के बाद में रखा जाता है और पहले भी रखा जा सकता है, दोनों ही पोजीशंस करेक्ट हैं। जैसे देयर आर जॉब्स इनफ फॉर द कैंडिडेट्स, जॉब्स कैंडिडेट्स के लिए इनफ नहीं है। अब ये इनफ फॉर द कैंडिडेट्स पूरा का पूरा फ्रेज है, और फ्रेजेस के अंदर हमेशा फ्रेजेस को आप जो है नाउन्स के बाद में रखते हो, पहले नहीं रखते हो, है ना। तो इस केस में नाउन के लिए इनफ तो आया है, लेकिन इस नाउन के बाद में आ रहा है, क्योंकि इनफ पूरा फ्रेज बना हुआ है, इनफ फॉर द कैंडिडेट्स। हाँ, ये सेंटेंस ऐसा हो सकता है, कोई गलती नहीं है अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो, देयर आर्ट इनफ जॉब्स फॉर द कैंडिडेट्स, ये तरीका भी ठीक है, और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया वो तरीका भी ठीक है, इनफ को आप बाद में भी रख सकते हो। तो इस केस में आप कहीं भी रख दो, इस केस में पहले रखना है, इस केस में बाद में रखना है। अब यहाँ देखो, इनफ जो है स्ट्रॉन्ग नाम के एडजेक्टिव के बाद में रखा हुआ है, इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग इनफ हमने लिखा हुआ है। चलो, अब कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ग्रामर यहीं पे हो गई अपनी आज की। कह द IMD, फटाफट अपने इसको प्रोसेस करेंगे। कह द IMD हैज़ फोरकास्ट अ नॉर्मल मानसून और 99% ऑफ द LPA ऑफ 87 सेंटीमीटर and is expected to forecast the monsoon's arrival over Kerala later in May। कह रहा मौसम विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो फोरकास्ट कर चुका है एक नॉर्मल मानसून को, या फिर 99% LPA को, लॉन्ग पीरियड एवरेज को 87 सेंटीमीटर की। और जो IMD है ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये फोरकास्ट करेगा मानसून के अराइवल को, मानसून के आगमन को केरला के ऊपर मई में, लेटर इन मई। तो इस बार लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मली रहने वाला है, बरसात में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो IMD की वर्ब है हैज़ फोरकास्ट, IMD की दूसरी वर्ब है इज़ एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में, पहली वाली एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरी इज़ एक्सपेक्टेड जो है पैसिव में इंडेफिनिट। चलो, अब सवाल है आपसे, फोरकास्टेड क्यों नहीं लिखा हुआ? सबको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। फोरकास्ट है, कास्ट है, कोस्ट है ना। 8 से 10 वर्ड्स, 8 से 10 वर्ब्स जो मैंने आपको करवाई हैं, फटाफट याद करो, नोट्स में से निकालो, कमेंट्स में डालो, सारी वर्ब्स जिनकी V1, V2, V3 चेंज नहीं होती। चलो, फोरकास्टेड नाम का वर्ड इंग्लिश में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, डिक्शनरीज में आपको मिलेगा, बोलने में आता है ना, लेकिन लिखने में सही इंग्लिश में फोरकास्टेड नाम का वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी V1, V2, V3 सेम है। कह रहा ऑन द सरफेस देर इज़ नो डायरेक्ट बेयरिंग बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स एंड द अराइवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मानसून। कह रहा ऊपर से देखने में, ऑन द सरफेस, अगर बाहर से देखो ना सरफेस से, तो कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट बेयरिंग नहीं है। और किस किस के बीच भाई? बिटवीन दो चीज़ों के बीच, पहली तो इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, गर्मी की इंटेंसिटी के बीच, और दूसरा अराइवल और परफॉर्मेंस ऑफ मानसून, मानसून कब आएगा और कैसा परफॉर्म करेगा, इन दोनों के बीच। तो अगर बाहर से देखा जाए तो कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी ज़्यादा है, कितनी भी कम, मानसून का उससे सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता। बेरिंग की वर्ब है इज, बेरिंग का मतलब होता है रिलेशन या इंटर कनेक्शन, आपसी रिश्ता, है ना। बिटवीन एंड हमेशा साथ चलेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा है इनफैक्ट इवन एज नॉर्दर्न इंडिया बेग्ड फॉर वांट ऑफ रेन, अप्रैल सॉ मंथली रेनफॉल ब्रेक अ 4-year record with high rainfall in several parts of southern and north ईस्टर्न इंडिया। कह रहा वास्तव में हकीकत तो ये है, जहाँ एक तरफ इवन एज नॉर्थ इंडिया जो है वो बेक हो गया है, एकदम ग्रिल हो गया है, एकदम जो है समझ गए ना, रोस्ट हो गया है, एकदम भुना गया है। और किस वजह से भाई? इस वजह से, फॉर वांट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, ना होने की वजह से बरसात। तो कह रहे हैं वास्तव में बात यह है कि एक तरफ जहाँ नॉर्थ इंडिया का जो है एकदम भुना जा चुका है बरसात ना होने की वजह से, वहीं पे अप्रैल ने देखा मंथली रेनफॉल को ब्रेक करते हुए 4 साल के पीरियड को, 4-year रिकॉर्ड को। और कैसे? बहुत सारे बरसात के साथ में कई पार्ट्स में सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, तो दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी जो है, उत्तरी जो पूर्वी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे तो बरसात का रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और अप्रैल में इस साल नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल बरसात नहीं हुई, इस वजह से नॉर्थ इंडिया भुना हुआ है। नॉर्दर्न इंडिया की वो पे बेक्ड फॉर वांट ऑफ, आप जानते हैं, ना होने की वजह से। जैसे द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर वांट ऑफ फंडिंग, प्रोजेक्ट फेल हो गया फंडिंग ना होने की वजह से। गाड़ी वॉज यूजलेस, कार वॉज यूजलेस फॉर वांट ऑफ डीजल,
कार जो थी वो यूजलेस थी डीजल ना होने की वजह से। सेवरल शॉप्स क्लोज डाउन फॉर वांट ऑफ कस्टमर्स या बिजनेस, कई सारी शॉप्स जो हैं क्लोज डाउन हो गई, बंद हो गई ना होने की वजह से बिजनेस। ऐसे फॉर वांट ऑफ नाम के फ्रेज को आपको यूज़ करना होता है। सिंपल सा फ्रेज है, लिख करके देखो, बना करके देखो, है ना। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। अप्रैल की वर्ब है सॉ, अगेन सॉ के बाद में ब्रेक देख रहे हो, वर्ब की बेस फॉर्म। हमने टेम्परेचर रेनफॉल को ब्रेक करते हुए देखा है, पूरा एक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। कह रहा मे 2 इज एक्सपेक्टेड टू सी 9% more rain over India than is usual for the month, though it must be kept in mind that base rainfall is so low in this month that it is unlikely to make a mark। कह रहे मई भी एक्सपेक्टेड है कि वो देखेगा 9% ज़्यादा रेनफॉल को पूरे भारत में ओवर इंडिया, बजाय उस चीज़ के जो है यूजुअल, जो है नॉर्मल इस मई के महीने के लिए। कह रहा हालांकि इस चीज़ को ध्यान में रखें, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इसको ध्यान में रखा जाना ही चाहिए पैसिव वॉइस में। दैट को ये कि बेस रेनफॉल इतनी कम है इस महीने में कि ये अनलाइकली होता है मेक करने के लिए किसी भी मार्क को, कोई भी बड़ा निशान छोड़ने के लिए। तो मई में वैसे ही बारिश बहुत कम होती है, तो बहुत कम बारिश का अगर 9% ज़्यादा हो भी जाएगा तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बारिश तो जून से शुरू होती है ना, जून जुलाई अगस्त। तो मई की बारिश ज़्यादा होती नहीं है, तो 9% ज़्यादा या 9% कम कोई बड़ी बात नहीं है। मे की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, इट की वर्ब है मस्ट बी केप्ट। देन के बाद में इसने इस वर्ब को यूज़ किया हुआ है। एक्चुअल में ये इंग्लिश में होती तो है स्ट्रक्चर ये, लेकिन सही स्ट्रक्चर क्या होती है, देन व्हाट इज़ यूजुअल। यहाँ पे व्हाट मिसिंग है। अगर आप इसको सही तरीके से देखो, मतलब एकेडमिक राइटिंग को देखो आप, अगर सही जो है फॉर्मल राइटिंग अगर बात करें तो देन इज़ यूजुअल वैसे तो लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत ही इनफॉर्मल फ्रेज है। आपको लिखना चाहिए देन व्हाट इज़ यूजुअल। यहाँ पे व्हाट नाम का सब्जेक्ट ये खा गया है, उसी की वर्ब बनेगी इज। इट की वर्ब है मस्ट बी केप्ट, बेस रेनफॉल की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। चलो आगे बढ़े। कह रहा वाइल इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स कैन नॉट बी लिंक टू ग्रीन हाउस गैस लेवल्स, अ वार्मिंग ग्लोब मीन्स इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम रेन इवेंट्स एंड एक्सटेंडेड रेनलेस स्पेल्स। कह रहे जहाँ पे इंडिविजुअल वेदर के जो इवेंट्स हैं, इंडिया में कुछ हो गया, नॉर्थ इंडिया में कुछ हो गया, कह रहे जो इंडिविजुअल घटनाएं हैं इनको नहीं जोड़ा जा सकता ग्रीन हाउस गैस के लेवल से, ग्लोबल वार्मिंग से। कह रहे जहाँ ऐसा है, वहीं पे गर्म होती हुई दुनिया जो है उसका मीनिंग यही होगा कि बढ़ते हुए ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी घटनाएं, ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेन इवेंट्स होंगी, और या फिर बहुत लंबे सूखे के रेनलेस स्पेल्स होंगे, जो है पीरियड्स होंगे। तो कह रहा है अभी इसको सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग से मत जोड़ो जो अभी इंडिया में हो रहा है, लेकिन अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये सब चीज़ें बड़े स्केल पे दुनिया भर में हर जगह हो रही हैं, है ना। एक एक इवेंट को नहीं जोड़ो, लेकिन सबको जोड़ के तो ग्लोबल वार्मिंग से देख ही सकते हैं। इवेंट्स की वर्ब है कैन नॉट बी लिंक्ड, वार्मिंग ग्लोब की वर्ब है मीन्स। स्पेल का मतलब होता है फेज, पीरियड। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल या अकरेंस, है ना, किसी चीज़ की घटना को बोलते हैं इंस्टेंस। अकरेंस की स्पेलिंग देख लेना, ई नहीं है, ए नहीं आएगा, ई आएगा, यहाँ पे ए मत लगा के आना, और डबल आर और डबल सी। चलो कह रहा व्हाट इज़ बेटर नोन इज इट हेल्प्स टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इन प्लेस दैट हेल्प स्टेट्स बेटर डील विद हीट वेव्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। कह रहे लेकिन जो चीज़ हमें अच्छे से पता है, ये तो नहीं पता हमें कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो चीज़ हमें बेटर नोन है, जो अच्छे से पता है, वो इज़ है कि ये चीज़ हमें मदद करती है हैव करने के लिए डिजास्टर प्लान्स को इन प्लेस। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं, प्राकृतिक आपदा से लड़ने के जो प्लान्स हैं, उनको बनाने के लिए, है ना। हमें पहले से पता है कि हम प्लान्स को बना सकते हैं। और कौन से प्लान्स हैं जो हेल्प करते हैं स्टेट्स को कि वो और अच्छे से डील विद कर सकें, निपट सकें गर्मी की वेव से, लू की वेव से, और उनके इम्पैक्ट से हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये काम तो हमें पता है हो ही सकता है। व्हाट की वर्ब है इज, व्हाट इज़ बेटर नोन, ये पूरे क्लोज की वर्ब है इज़, है ना। व्हाट से बनने वाला, हाउ से बनने वाला, हु से बनने वाला, व्हेन से बनने वाला, वेयर से बनने वाला, ये सारे क्लोज अपनी अलग वर्ब लेते हैं, जैसे इस क्लोज ने ली हुई है यहाँ पे। इट की वर्ब है हेल्प्स, दैट की वर्ब है हेल्प, दैट आया इन प्लान्स के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स के लिए। डील विद करना, किसी चीज़ से निपटना। कह रहा द ऑफिशियल टोल ड्यू टू द हीट वेव्स in last 50 years is put at over 70,000 people according to the research from the IMD। कह रहा सरकारी जो टोल है, जो आंकड़ा है गर्मी की वजह से, और कहाँ पे पिछले 50 सालों में, कह रहे इसको पुट किया गया है, इसको रखा गया है, इसको आंका गया है 17,000 लोगों से भी ज़्यादा। और किसके हिसाब से भाई, रिसर्च के हिसाब से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की।
तो सरकारी आंकड़ा जो है सरकार का वो है 50,000 लोग जो है लू की भेंट चढ़ गए हैं पिछले 50 सालों में। टोल की वर्ब है इज पुट। आगे बात समझ में, अकॉर्डिंग टू मतलब हिसाब से। कह रहा द हीट आइलैंड इफेक्ट मीन्स अर्बनाइजेशन एड्स डिग्रीज टू द ऑलरेडी सीरिंग कंडीशंस एंड सो हीट वेव डेथ्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ डिजास्टर दैट मेरिट्स कॉम्पनसेशन। कह रहा है हीट आइलैंड इफेक्ट। अब ये इफेक्ट कौन सा है हमें इसने आर्टिकल में नहीं बताया। कह रहा है इफेक्ट होता है हीट आइलैंड इफेक्ट। कह रहा है इफेक्ट के बारे में आप पढ़ना गूगल पे। ये जो इफेक्ट है ये मीन करता है, इसका मतलब ये है। और क्या मतलब है, जो शहरीकरण है ना, जो अर्बनाइजेशन है वो ऐड कर देता है कुछ लेवल्स को, कुछ डिग्रीज को। और कहाँ पे वो ऐड कर देता है, इंक्रीज कर देता है पहले से ही झुलसाती हुई कंडीशंस में। आ रही बात समझ में। हीट आइलैंड इफेक्ट है, उसका मतलब ये होता है कि शहरीकरण की वजह से झुलसाने वाली गर्मी में कुछ डिग्रीज और बढ़ जाती हैं, 50 की जगह टेम्परेचर 55 पे जाने लगता है। कह रहा है और इसलिए हीट वेव्स की जो डेथ्स हैं, गर्मी से होने वाली जो मौतें हैं, डेथ्स हैं, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए एक डिजास्टर की तरह, एक आपदा की तरह। और वो डिजास्टर जो मेरिट करता है कंपनसेशन को, जो डिजास्टर जरूरी बनाता है हर जाने को। आई बात समझ में। इफेक्ट की वर्ब है मीन्स। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, इसकी वर्ब है ऐड टू। सीरिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाला। ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। हर पर्सनैलिटी एडेड टू हर ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी ने ऐड टू कर दिया उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को। इन्फ्लेशन कैन ऐड बर्डन टू कंट्रीज वूज। इन्फ्लेशन जो है बोझ को, बर्डन को ऐड टू कर सकता है, बढ़ा सकता है कंट्री के वूज में, कंट्री के परेशानियों में, है ना। तो ऐड समथिंग टू समवन, है ना, किसी चीज़ में इंक्रीज लेकर के आना। हीट वेव डेथ्स की वर्ब है मस्ट बी ट्रीटेड। ट्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैसे बर्ताव करना। दैट की वर्ब है मेरिट। मेरिट का मतलब होता है जरूरी बनाना, नेसेसिटेट करना। कंपनसेशन हर्जाना, रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन, किसी चीज़ का जो है किसी चीज़ की भरपाई। कह रहे प्राइवेट एंड पब्लिक वर्क प्लेसेज टू मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू फैक्टर हीट वेव रिस्क। सरकारी और पब्लिक जो वर्क प्लेसेज हैं ये भी अच्छे से इक्विप्ड होने चाहिए, फैसिलिटेटेड होने चाहिए कि वो फैक्टर करें, वो अपने कैलकुलेशन में लें हीट वेव से होने वाले रिस्क को, गर्मी से होने वाले जोखिमों को। तो हर जगह कूलर, एसी, है ना, पंखे वगैरह होने चाहिए सरकारी जगह पे और प्राइवेट जो है ऑफिसेज में भी। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, फटाफट बढ़ेंगे आज के क्विज की तरफ। वर्ड फॉर वर्ड पूरा आर्टिकल स्टोरी की तरह हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है ना, कहानी की तरह। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस आर्टिकल में आपको पता लगा। 5 क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर वांट ऑफ नाम के इस फ्रेज को यूज़ करके दिखाना है इंग्लिश में। खुद से एक सेंटेंस आपको बनाना होगा फॉर वांट ऑफ को यूज़ करके। आ गया है ना सबको बनाना। फॉर वांट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, सब लोग बना सकते हैं, आई थिंक, कोशिश करें। सेकेंड में आपको अकरेंस की सही स्पेलिंग को चूज़ करना है चारों में से। मेरे ख्याल से इसमें भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बिना डिक्शनरी को यूज़ किए सही स्पेलिंग को चूज़ करो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लोज टेस्ट है। थर्ड में आपको इनफ की पोजीशन बतानी है, सफिशिएंट नाम के वर्ड से पहले रखोगे या बाद में रखोगे। फोर्थ के अंदर आपको इंस्पाइट, डिस्पाइट, रादर देन, नॉटविथस्टैंडिंग में सही ऑप्शन को चूज़ करना है। मीनिंग निकाल लो, बावजूद या बजाय कौन सा मीनिंग आ रहा है, और उसी हिसाब से करेक्ट वर्ड को यूज़ कर लो। और अगर कोई भी ना आ रहा हो तो नन ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में आपको यूज़ करना है वर्ब्स को उनकी करेक्ट फॉर्म में। बहुत सारी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है, तो आपको चेक करना है कौन सी वर्ब यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आ सकती है और सही फॉर्म उसकी कौन सी है। ठीक है, पांचों ही क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखे हुए हैं, जाओ और अभी निकालो। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट्स में पोस्ट करा, है ना। कोर्सेज ऐप पे चल रहे हैं, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, अभी कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, ईद पे फ़ायदा ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, मेरी टीम को मैसेज करें, आपको टीम गाइड कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।